5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में जनता किसकी चुनेगी सरकार? पार्टियां किस आधार पर मांगेंगी वोट? एबीपी न्यूज पेश करता है घोषणा पत्र। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। एबीपी न्यूज के स्पेशल इलेक्शन शो यानी घोषणा पत्र में आप सबका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इस हॉल में जितने भी लोग बैठे होंगे वो सब वैक्सीन का डबल डोज ले चुके होंगे। इसके बावजूद कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। इस साल देश के 5 राज्यों में चुनाव एक साथ हो रहे हैं, लेकिन सबकी नज़र जो है वो है यूपी के चुनाव पर। वो इसीलिए कि एक कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन फिर भी इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। यानी 2024 के आम चुनाव से पहले यूपी के विधानसभा चुनाव को आप सत्ता का सेमीफाइनल समझ लीजिए। इसीलिए आज जो हमारे खास मेहमान हैं ना, उन पर बीजेपी के खिलाफ पूरे देश के विपक्ष की नज़र है, चाहे वो शरद पवार हों या ममता बनर्जी हो। उनके सामने बीजेपी के विजय रथ को रोकने की भी चुनौती है। जी हाँ, हम जिस नाम की चर्चा कर रहे हैं यूपी के चुनाव में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक के निशाने पर हैं। आप उनका नाम समझ चुके होंगे, यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। बदलाव रोक नहीं सकता। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। अखिलेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय ऐसी चुनावी जंग लड़ रहे हैं जिस पर यूपी ही नहीं पूरे देश की निगाहें हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ ही महीने के भीतर होने वाला यूपी का विधानसभा चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल समझा जा रहा है। 2 साल बाद ही 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। तो क्या अखिलेश यादव बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ पाएंगे? हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव साल 2012 में जब पहली बार देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के सीएम बने थे, तब वो अपने पिता और उस समय के समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह की परछाई में थे। लेकिन अब अखिलेश यादव पूरी तरह से मुलायम की परछाई से बाहर आ चुके हैं। अखिलेश यादव एक युवा, तेज तर्रार और प्रगतिशील नेता की छवि बना चुके हैं। यहाँ तक कि शुरुआती राउंड में वो चुनावी लड़ाई को बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी बनाने में कामयाब रहे हैं। क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट चला पाएंगे? अखिलेश की इस बार की तैयारी अलग है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती से गठबंधन में हाथ जला चुके अखिलेश इस बार गठबंधन की छाछ फूंक फूंक कर पी रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस बार कई बड़े दलों के बजाय छोटे दलों से हाथ मिलाया है। जी ने रथ चलाया था, उस समय सरकार बनी थी। मैंने इससे पहले भी रथ जब चलाया था तब सरकार बनी थी, और पिछली बार 11 में जब मैंने रथ चलाया था तब भी सरकार बनी थी। 17 में रथ नहीं चला पाया, सरकार नहीं बनी। इस बार रथ चल रहा है, सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनेगी। अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ सीट से लोकसभा सांसद हैं। वो पहली बार साल 2000 में कन्नौज उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके अखिलेश यादव की चुनावी इंजीनियरिंग का इस बार तगड़ा इम्तिहान है। क्या रैलियों में उमड़ रही भीड़ को अखिलेश यादव वोटों में बदल पाएंगे? जनता ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ करके उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने का काम होगा। अखिलेश जी, आपको मंच पर हम आमंत्रित करते हैं, और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूपी की जनता आपको अपना वोट क्यों दे। संक्षिप्त में आप इसी मंच से अपनी बात रखें। आइए अखिलेश जी, तालियों से स्वागत करें अखिलेश यादव जी।
धन्यवाद पंकज जी। मैं सबसे पहले एबीपी के घोषणा पत्र के कार्यक्रम के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। सभी दल तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से काम कर रही है, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी परीक्षा होने वाली है। जो सपने दिखाए गए थे उत्तर प्रदेश की जनता को, वो बड़े बड़े सपने थे। आज जब सत्ता में बैठे लोगों को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में जाना होगा, तो अपने संकल्प पत्र के बारे में बताना होगा। जो संकल्प पत्र उन्होंने जनता के बीच में रखा था, और ये कहकर के दिल्ली और लखनऊ में जब सरकार होगी तो उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी को अपने बारे में ये बताना पड़ेगा कि किसानों की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। नौजवान अपनी नौकरी और रोजगार के बारे में पूछेंगे, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ में बड़ी सरकारें बनी हैं, बड़ा बहुमत मिला है, और ये उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने भारतीय जनता पार्टी की न केवल उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाई है, बल्कि दिल्ली में 2 बार सरकार बनवाई है। जो बहुमत आज भारतीय जनता पार्टी पे है, वो उत्तर प्रदेश की वजह से ही है। आज यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, और हर फ्रंट पे नाकाम है। जो बड़े बड़े वादे किए थे सरकार ने, वो सब जुमले निकले। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे काम किए हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने का मौका मिला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सप्रेसवे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन रोड से जोड़ना, बिजली के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे काम हुए हैं। जितने भी बिजली के कारखाने लग सकते थे, कारखाने लगे हैं। सोलर एनर्जी में जितना भी इन्वेस्टमेंट आ सकता था वो किया गया, और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज को बनाना, कैंसर इंस्टीट्यूट को बनाना, नए तरीके से उत्तर प्रदेश को कैसे नई चीज़ों को दिया जाए, चाहे वो रिवर फ्रंट रहा हो, चाहे वो लाइन सफारी रही हो, ये तमाम समाजवादी सरकार में काम हुए हैं। और इसी जगह जहां हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं, एचसीएल जैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। कई हज़ार नौजवान जो कभी हैदराबाद में पढ़ते थे जाकर के, बेंगलोर में जाते थे, या चेन्नई में जाकर के उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी, एचसीएल के इसके आ जाने के बाद जो वहाँ कर रहे थे लोग, वो यहाँ आए हैं। और एचसीएल का एक बड़ा हब नोएडा के बाद लखनऊ में बन करके आ रहा है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जहाँ है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खेल कैसे हो सके, उसके लिए भी वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने का काम किया है। केवल यही नहीं, कानपुर का जो खोया हुआ इतिहास था ग्रीन पार्क का, वो भी बनाने का काम हुआ है। लाइन सफारी, एनिमल सफारी बनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जगह जगह पर काम करके दिखाए हैं। चाहे वो बलिया का जो ब्रिज है जो बिहार को जोड़ता है, चाहे वो वरुणा नदी जो गंगा में मिलती है उसका रिवर फ्रंट रहा हो, और जगह जगह टूरिज़्म के क्षेत्र में काम हुए हैं। टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि टूरिज़्म के बढ़ने से न केवल रेवेन्यू आती है, बल्कि नौकरी मिलती है और रोज़गार के भी अवसर बड़े पैमाने पर मिलते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार का सवाल है, इन्हें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि लंबा कार्यक्रम होगा, आपके सवाल आ जाएं। मैं तो केवल कुछ बातें रखना चाहता था, कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें रखूं, और जब आप लोग सवाल जवाब पूछेंगे तो उसमें आप बाकी बातें आ जाएंगी। मैं एक बार फिर घोषणा पत्र के लिए पंकज झा जी को और एबीपी चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहला सवाल मैं मदन मोहन बहुगुणा जी से लूंगा। आप क्या अखिलेश जी से सवाल? अखिलेश जी, आपने अभी कुछ दिन पहले कहा कि आपको सपना आया कि आपकी सरकार बनने जा रही है, तो आपको एडवांस में मैं बधाई देता हूं उसके लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब भी आपकी सरकार बनी तो प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या लोगों को, जो आम धारणा है, मैं धारणा की बात कर रहा हूं, मेरी अपनी दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके शासन में, चाहे अब की हो या पहले की सरकारें रही, खराब हो जाती है। तो आपके दिमाग में क्या है कि इस धारणा को आप बदल सकें? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि जो पार्टी का परसेप्शन क्रिएट है इधर, वो ये परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में बेहतर नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ
कि जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे अच्छा रहे, आम लोगों को कैसे न्याय मिले, उसके लिए जरूर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर काम होगा। और मैं आपको ये भी दिला दूं याद कि सबसे बेहतर रिस्पांस सिस्टम पुलिस को अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। और डायल 100 अगर आप देखेंगे तो उसमें जो फोन उठाने पर मैंने महिलाएं रखी, लड़कियों को रखा, और इसलिए रखा कि अगर कोई तकलीफ और परेशानी में है और अगर कोई बार बार फोन उठा रहा है तो हो सकता है कि पुरुष रहेगा तो व्यवहार उसका खराब हो सकता है, और कई बार महिलाओं के साथ घटना होती है तो कुछ बता नहीं पाएंगी क्योंकि अगर पुरुष फोन उठाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की देन है कि डायल 100 में लड़कियों को ही रखा गया, महिलाओं को ही रखा गया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो आज है, क्या किसी मुख्यमंत्री से आप सोच सकते हैं ये कहें ठोको ठोको राज चल रहा हो? आज सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में है, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अगर नोटिस दिए तो यूपी को दिए। अखिलेश जी, जो इन्होंने सवाल कहा ना, और आप खुद भी मानते हैं कि परसेप्शन की बात है, अभी भी बीजेपी का जो प्रचार है उसमें मुलायम सिंह की कही हुई एक पुरानी बात, आप भी उसको बात जानते हैं, उस बयान को लेके कानपुर की एक घटना हो गई, या फिर मुख्तार अंसारी के परिवार को शामिल कराने की, जो अखिलेश यादव डीपी यादव से तौबा कर लेते हैं पिछले चुनाव में, उनको अंसारी परिवार का सदस्य कबूल है। तो ये जो परिवर्तन हो जाता है ना, तो फिर से लगता है कि परसेप्शन कहीं सही हो, ये विपक्ष का कहना है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर जो स्ट्रक्चरल चेंज अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। आप मुझे बताइए, समाजवादी सरकारें रहीं जिस समय 12 से 17 रहे, अगर किसी पुलिस वाले ने पीट पीट करके किसी व्यापारी को मारा हो तो बता दो, एक उदाहरण दो तो। इस सरकार में क्या हो रहा है? आप उम्मीद नहीं कर सकते, कभी भी ठोके जा सकते हो। अगर सरकार को पता लग जाए कि आप सरकार के खिलाफ हैं तो आप ठोक दिए जाओगे। देश के स्टेट होम मिनिस्टर, उन पर उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने कुचल करके किसानों को मार दिया। क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? अभी एक माफिया क्रिकेट खेलते हुए तस्वीर आई, वीडियो आया, क्या सरकार कर रही है उन माफियाओं का? और पहली बार उत्तर प्रदेश ने देखा होगा एक मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे, पूरे देश के इतिहास में उठा करके देखिए, इतने बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पे कितने मुकदमे हैं? तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और इनके यहां तो आईपीएस को धमका रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज कहती थी कि आरोप लगाती थी कि आपके समय पे करप्शन है, लेकिन एक आईपीएस दूसरे आईपीएस से आरोप लगा रहा है कि करप्शन है, पैसे लेकर के ट्रांसफर हो रहे हैं। इस चुनाव में देख रहे होंगे धर्म को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, और अभी आप भी परशुराम जी के मंदिर में गए हुए थे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अन्य जातियों से जुड़े जो भी महापुरुष हैं उनके मंदिर में या प्रतीक स्थलों पे जाएंगे? और दूसरा सवाल अयोध्या से जुड़ा हुआ है कि आप जाने वाले थे, फिलहाल आपने पोस्टपोन किया अपना अयोध्या दौरा, तो क्या अयोध्या में रामलला जा करके दान पुण्य करेंगे? क्योंकि आपने पीसी में कहा था कि जब अयोध्या जाऊंगा तब चंदे की बात करूंगा। ये सवाल मंदिरों में जाने का, ये बीजेपी वालों को मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी जानकारी रखते हैं लेकिन ये जानकारी नहीं रखते कि हम बचपन से जा रहे हैं मंदिर में। हमारे गांव में पता कर लीजिए, नेताजी किस समय से बजरंगबली जी की पूजा कर रहे हैं, किस समय से ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर कोई मंदिर चला गया तो उनका कोई फील्ड को इंक्रोचमेंट हो रहा है, उनका इंक्रोचमेंट हुआ जा रहा है। मैं जितने भी भगवान है सबको मानता हूं, सबको पूछता हूं, देवी देवताओं को, और जहां हमें देवी देवता दिख जाते हैं वहीं हम हाथ जोड़ लेते हैं। अब बीजेपी को क्या तकलीफ है उसमें? अगर कोई हमें बुलाए और कहे कि भगवान परशुराम जी के मंदिर का में आना है, आपको दर्शन करने, तो स्वीकार किया, मैं गया हूं। इसमें बीजेपी को क्या तकलीफ है? आपने एक बात कही कि पूजा हम भी करते हैं, मुलायम सिंह यादव जी भी करते थे, पर क्या पूजा करते हुए दिखने में कोई हर्ज है क्या? नहीं, हमारा धर्म और हमारे आस्था दिखावे की नहीं है। हम अगर घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम घर में पूजा पाठ कर रहे हैं। तो फिर ममता बनर्जी ने मन से चंडी पाठ किया, गलत है? नहीं, मैं किसी के बारे में क्यों कहूँ, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि मैं घर में भगवान कृष्ण को पूज रहा हूँ कि भगवान श्री राम को पूज रहा हूँ या देवी देवताओं को मैं पूज रहा हूँ। मान लीजिए मेरे घर के सामने बजरंगबली जी का मंदिर है, कल कोई आ जाए मंचला भारतीय जनता पार्टी का, कहे कि भगवान श्री राम का मंदिर क्यों नहीं है? ये कोई सवाल है? ये हमारा जो सनातन धर्म है, या हम भारतीय लोग ऐसे हैं, हम देवी देवताओं को
हम पूजा पाठ करते ये हैं, इसलिए हम व्रत सर- रख रहे हैं। हम मान लीजिए व्रत रख रहे हैं सोमवार का, मैं जानता क्या हूं भारतीय जनता पार्टी कहेगी नहीं आप शुक्रवार का मैं व्रत जानता रखिए? हूं डिम्पल जी भी नवरात्रा का व्रत रखती है, लेकिन चुनाव में आजकल एक मुद्दा होता है, वो अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़े, ममता बनर्जी चंडी पाठ करें, और अब ये भी हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे नहीं। ये चुनाव का मुद्दा है, तो मैं इसीलिए जवाब आपसे लेना मैंने चाहता ये कहा कि हमारे धर्म में दक्षिणा देने का सवाल है, और दक्षिणा तब दी जाती है जब भगवान के आप दर्शन करते हैं। तो जिस दिन ये भगवान श्री राम जी का मंदिर बना लेंगे, हम दर्शन करने भी जाएंगे, परिवार के साथ भी जाएंगे और दक्षिणा भी देके आएंगे। इन जैसा चंदा नहीं मांगेंगे, इन जैसा चंदा चोरी नहीं करेंगे, इन जैसी जमीनों में रजिस्ट्री में हेराफेरी नहीं करेंगे। इनको पता था कि कौन सा प्लॉट महत्वपूर्ण होगा, ये जानकारी बीजेपी को कैसे है, और केवल अधिकारियों ने नहीं ली। जिस समय सच्चाई सामने आएगी आप देखेंगे बड़े बड़े नेताओं ने भी जमीनें वहां पे ली हैं मंदिर के लिए पर। हम तो अधिकारियों से कहोगे नेताओं के भी नाम लाइए आप। ये आप अधिकारियों को उकसा रहे हैं कि राज खोलो, क्योंकि कागज उन्हीं के पास है। इससे पहले आप कहते थे कई अधिकारियों के भाई फोन जैसे- भी आ रहे हैं, क्या मामला क्या है? जैसे नेताओं ने और हम लोगों ने उनका उठा दिया अधिकारियों का, कि वहां के डीएम, वहां के कमिश्नर, वहां के इन लोगों ने यहाँ प्लॉट लिए हैं। ऐसे अधिकारियों की कोई लिस्ट भी बना ली है नहीं, क्या आपने? अधिकारी जब से माहौल बदला है हाँ। तब से अधिकारी चुपचाप बताते जा रहे हैं कि ये कागज है, ये भी देख लीजिए, ये भी कह दीजिए, समय आने पर हम कहेंगे। अखिलेश जी, पिछली बार आपने नारा दिया था कि काम बोलता है, उसके बाद भी आप क्यों हार गए, क्या कारण था? इस बार क्यों जीतेंगे, क्या कारण है? जितना काम समाजवादियों ने किया था वो कहीं ना कहीं हम पहुंचाने में नाकाम रहे। चाहे एक्सप्रेसवे बनाया हो, लेकिन उसका मकसद हम लोग नहीं बता पाए। जो मंडियों का सुदृढ़ीकरण किया था वो नहीं बता पाए, बिजली जितनी बनाई थी वो नहीं बता पाए, ट्रांसमिशन लाइन जितनी बनाई थी वो नहीं बता पाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए थे वो नहीं बता पाए, लैपटॉप का क्या फ़ायदा होगा ये नहीं बता पाए। लेकिन इधर 5 साल में लोगों ने जब से एक्सप्रेसवे यूज़ किया है, जब से कोरोना आया एम्बुलेंसेस को मदद करते हुए देखा है, जब ऑनलाइन पढ़ाई थी लैपटॉप से लेकर के सब इस्तेमाल करते हुए लोगों ने देखा है, जो आज लखनऊ में 4G है या जियो का है वो समाजवादी पार्टी की देन है, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें क्रिएट हुआ है। आज भी ये सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यों का उद्घाटन कर रही है। अगला सवाल संजय का है। संजय, क्या सवाल है? 2022 का चुनाव नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी राम की बात कर रही है। आप लगातार कृष्ण की बात करते हैं, परशुराम की बात करते हैं, और इन तीनों ही चरित्र का इस समय सियासी माहौल होने की वजह से अलग अलग मायने निकाले जाते हैं, सियासी मायने निकाले जाते हैं। इन तीनों में से आपको सर्वाधिक पसंद कौन है? देखिए, ये बीजेपी धोखा देती है धर्म के नाम पर, इस बार हम लोग भी दे रहे हैं उन्हें धोखा। ये बता रहे हैं कि हम कौन कौन से मान रहे हैं भगवानों को, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है 300 यूनिट फ्री हम सभी घरेलू लोगों को देने जा रहे हैं। और मुझे बड़ा इंतजार था, हालांकि मंत्र भी नहीं बोल पाए अभी तो मुख्यमंत्री जी एक जगह, कुछ ने संस्कृत में पढ़ना था वो नहीं पढ़ पाए संस्कृत, सबने देख लिया, देश ने देख लिया। कैसे योगी जो संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे? तो ये भगवान के नाम पे धोखा दे रहे थे, अब ये पकड़े जा रहे हैं। 300 यूनिट दे दी समाजवादी पार्टी ने, सिंचाई मुफ्त करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। तो इसलिए भगवान के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। 2017 में हम सब ने देखा, इस बात के गवाह हैं कि शमशान बनाम कब्रिस्तान बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर से कब्रिस्तान की एंट्री आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर उनको मंदिर बनाना होता, जो आपने साल भर में अयोध्या मंदिर बनाने की बात कही, कि वो तो कब्रिस्तान बनाने में थे। तो आपको क्या लगता नहीं कि शमशान बनाम कब्रिस्तान बड़ा मुद्दा था पिछले चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी हमेशा डिवीज़न चाहती है सोसाइटी में, इस बार डिवीज़न नहीं चलेगा। लोगों ने देखा है कि माँ गंगा में किस तरीके से हज़ारों लाशें बह रही थी। जब लोगों को दवाई की ज़रूरत थी, सरकार दवाई नहीं दे पाई। ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। रेमडेसिविर को लेकर के कितने ब्लैक हुई हैं दवाइयाँ। यही लखनऊ शहर राजधानी, जिसके शमशान घाट पर लाशें जल रही थी, इस सरकार ने छिपाने का काम किया, टीन शेड लगाया, कौन भूल जाएगा वो। अगला सवाल सुरेंद्र दुबे जी का है। सरकार मुफ्त राशन बांट रही है, केंद्र भी कुछ मुख्यमंत्री योजना के तहत भी तमाम ढंग की पेंशन्स दी जा रही है, और सुबह से शाम तक नए नए फ्लाईओवर्स का शिलान्यास, उद्घाटन
ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ पैसों की बारिश हो रही है। और मुझे एक पुरानी फिल्म का गाना याद आ रहा है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। कुछ इस माहौल में आप बताइए भाजपा से कैसे मुकाबला करेंगे जो आपके मुख्य अपोनेंट पार्टी है? ये तमाम तोहफे इसलिए दिए जा रहे हैं कि उन्हें पता है कि अब सरकार उनकी जाने वाली है। इन्हें ये बताना चाहिए कि 5 साल में क्या बड़ा काम किया है। अगर काम इनका हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर दूसरी होती। ये जनता जानती है कि आखिरी वक्त पे सपने दिखा रहे हैं और इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता बना चुकी है। रिपोर्ट कार्ड बना दिया था पंचायत के चुनाव में। पंचायत के चुनाव में अगर इन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस का सहारा नहीं लिया होता तो ये शून्य हो गए होते उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में भी। जो आशंका भी है, अभी पंचायत चुनाव की बात की आपने, अगर इसी तरह की कुछ स्थिति इस चुनाव में भी रही कि आपके लोगों को नॉमिनेशंस नहीं किए गए, उनको आइडेंटिफाई तो करना ना। मतलब वो कह रहे हैं कि उस तरीके ये हम देख चुके हैं। मुझे जो बात आप आशंका जता रहे हैं वो यही है। मैंने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री ऑफ के कालिदास मार्ग पर एक विशेष जाति के डीजीपी, एक विशेष जाति के कानपुर के अधिकारी, एक विशेष जाति के कन्नौज के अधिकारी और विशेष जाति के मुख्यमंत्री, इन सब ने बैठ करके रणनीति बनाई कि कन्नौज कैसे हराना है। अखिलेश जी, जो कन्नौज का जब जिक्र आता है ना तो लोग बीजेपी वाले कहते हैं ना कन्नौज अखिलेश यादव की दुखती रग है, क्योंकि वहां से डिंपल यादव हार गई हैं, इसीलिए उस पर इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, बीजेपी को ये बताना चाहिए था कि अपने ठाकुरवाद के बारे में कब बताएंगे। ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी वाले अगर आपके माध्यम से हम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें भी बोलना चाहिए कि इस तरह की उनको भी नहीं करना चाहिए जो कर रहे हैं वो। अगला सवाल कोमल जी का है। सर, आपने अपने घोषणा पत्र में या घोषणा की है कि 300 यूनिट्स जो लाइट के हैं वो फ्री हैं। अगर आंकड़े देखते हैं तो उसमें देखा जाता है कि 90,000 करोड़ रुपीस का बिजली का घाटा है बिजली विभाग में, और अंदाजन 21,000 करोड़ रुपए सालाना चाहिए होंगे सब्सिडी के अलावा इस 300 यूनिट को फ्री करने के लिए। आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? उत्तर प्रदेश के कई विभाग घाटे के हैं, ये कोई पहली बार घाटा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई विभाग लगातार घाटे में चल रहे हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी कि 90,000 करोड़ का घाटा हो गया बिजली विभाग को। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो बजट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपका 6 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। अगर पैसा भी निकालना पड़ेगा तो आसानी से पैसा बिजली के लिए निकाला जा सकता है और गरीब को 300 यूनिट दी जाएगी। अखिलेश जी, ये बताइए कि इस बार आप उत्तर प्रदेश का जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका मुकाबला योगी आदित्यनाथ जी से है या नरेंद्र मोदी जी से है? ये मेरा पहला सवाल है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी की अगर प्रचार को हम लोग देखें तो उसमें सिर्फ आप हैं जो कि विजय रथ लेके निकले हुए और हर जगह जाकर जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। वहीं मैं बीजेपी का प्रचार अगर देखूं तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह जी, नड्डा साहब, तमाम लोग हैं, पूरी फ्लीट है जो कि उत्तर प्रदेश में आकर प्रचार कर रही है। तो कहीं आपकी हालत अभिमन्यु जैसी तो नहीं होने वाली कि आप अकेले फंस जाएंगे, चारों तरफ से लोग घेर लेंगे आपको? ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, ये चुनाव प्रदेश की सरकार बनाने का है, ये दिल्ली की सरकार का नहीं है चुनाव। उन्हें उत्तर प्रदेश से बाबा मुख्यमंत्री हटाना है, वो जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है बाबा मुख्यमंत्री ने। और जहाँ तक सवाल बड़े बड़े नेताओं का आने का है, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, हार की तरफ जाएंगे, बड़े पैमाने पे आप देश के नेता देखेंगे। मुझे जानकारी ये मिली है, गुजरात के विधायक, गुजरात के सीनियर संगठन के भारतीय जनता पार्टी के नेता यूपी आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आने के लिए, राजस्थान के लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आने के लिए। आखिर किस लिए ये? इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश से हटा करके मानेगी। तो आप भी बुला लीजिए ना शरद पवार को, ममता बनर्जी को, तेजस्वी यादव को, कौन रोक रहा है आपको? मैंने देखा है, तस्वीरें देखी हैं इनके चौमीन रथ की। चौमीन रथ मतलब? ये 6 रथ जो चल रहे हैं चौमीन के रथ हैं, ठेले हैं ये। अरे दूल्हा क्यों नहीं चल पा रहा है? इस चुनाव का दूल्हा कौन है उनका?
आपको खुद पता होगा ये डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे को। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया योगी आदित्यनाथ तो चले, वो क्यों नहीं चल रहे हैं? केवल टेंट देखने जाते हैं, कुर्सियां लगी हैं ठीक है नहीं लगी हैं वो देखने जाते हैं, शौचालय बनाया कि नहीं बनाया टेंट के पीछे वो देखने जाते हैं, क्यों नहीं रथ लेकर चलते हैं? रथ लेकर के समाजवादी पार्टी का एक रथ 6 रथों पे भारी है। पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शरद पवार, ममता बनर्जी, तेजस्वी वो यादव, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, अभी बुलाना मुझे संभव नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जब आते हैं तो कुछ न कुछ गठबंधन में चाहेंगे, कुछ सीटें चाहेंगे, कुछ चाहेंगे। ये समय बाद का है, जब डिक्लेयर हो जाएगा चुनाव उस समय हमारी कोशिश होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएगी। अगला सवाल आपसे इन झूठ बोलने वालों को हटाएंगे। अच्छा, नवलकांत जी आपसे अगला सवाल कर रहे हैं। एक तो मुझको डर लग रहा है, आपने जो माइक पकड़ा है लाल रंग का है और लाल पूरा मुझे चारों तरफ दिख रहा है, और जो अखिलेश जी बैठे हैं वो भी लाल टोपी लगाए हुए हैं। सवाल मेरा यह है कि आज के दौर में जो मंदिर की राजनीति है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है कि नहीं? दिन के सपने अच्छे होते हैं कि रात के सपने अच्छे होते हैं? अगर आपको सपना कृष्ण जी का आता है तो आप कृष्ण जन्मभूमि की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि कई संतों ने इसके लिए अपील की है। मुझे खुशी है कि मुझे भगवान परशुराम जी के दर्शन करने का मौका मिला, उनके मंदिर में जाने का मौका मिला। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे धर्म में चंदा नहीं है, दक्षिणा है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के नहीं बनाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम का मंदिर जानबूझ करके नहीं बना रही। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि जब समाजवादी सरकार में 22 महीने और 24 महीने में 323 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बन सकता है, इनको भगवान श्री राम के मंदिर से मतलब नहीं है, इन्हें बोट से मतलब है। अखिलेश जी इधर अब अगला सवाल कुलसुम तलहा जी का है। जी, आपने महिलाओं के लिए काफ़ी बहुत सी योजनाएं लाई। 1090 अपने आप में एक एग्जाम्पल है। उसके बावजूद कांग्रेस ने ये मुद्दा भी आपसे छीन लिया और 40% महिलाओं को वो देने का टिकट वायदा किया। तो आपने इसके बारे में क्या सोचा है और इसको किस तरह से आप रेक्टिफाई करेंगे इस सिचुएशन को? समाजवादी पार्टी पहले से बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाती आई है। तो आने वाले समय में बेटियों के लिए, बहनों के लिए और माओं के लिए क्या योजना होगी वो हमारे घोषणा पत्र में हम लोग लेकर के आएंगे। क्योंकि ये भी बड़ा वर्ग है। केवल टिकट इसलिए दे देना, इसलिए अनाउंस कर देना कि इन्हें चुनाव हराना है। समाजवादी पार्टी उन्हीं को टिकट देगी जो चुनाव जीतेंगी। अखिलेश जी, सारी बातें हो रही हैं, अब बात एक आप कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पे भी हो जाए। जहां भी रैली प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो आप उनके काउंटर में कोई कार्यक्रम, विजय यात्रा निकाल रहे होते हैं, वो मुद्दा मथुरा का लाते हैं, आप उस पर घेरते हैं। उनके सांसद को सपना आता है कि मथुरा से लड़ना चाहिए, सपने पे आप भी घेर लेते हैं। चुनाव लड़ने के लिए कह दिया मुख्यमंत्री जी ने, आप अपना भी मन जाहिर करिएगा और जाहिर करिएगा कहां से लड़ेंगे ये भी बताते चलिए। और अगर आप कहेंगे पार्टी तय करेगी तो पार्टी तो आप ही है सर। क्योंकि मैं लोकसभा का सांसद हूं और विधानसभा का चुनाव के लिए मैंने पिछली बार भी कहा कि जिस समय नेताजी चुनाव लड़ते थे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर नेताजी लड़ करके विधानसभा में पहुंचे हैं। इस बार अगर पार्टी तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो जरूर मैं चुनाव लड़ूंगा। और पार्टी अगर ये तय करेगी कि पहले चुनाव लड़ाइए फिर चुनाव लड़िए, वो भी मानूंगा मैं। क्योंकि जैसा हमारे साथियों ने कहा कि हमारा केवल एक ही विजय रथ है, उनके 6 रथों पर हावी है। अखिलेश जी, ये जवाब ना थोड़ा जलेबी टाइप का हो गया। आप भी जानते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मैं फलानी जगह से लड़ूंगा तो कौन रोक लेगा? आपको वहां से लड़ना ही है तो मन खोल दीजिए ना, कहां से लड़ेंगे। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां से लड़ा जा सकता है, लेकिन ये निर्णय मैं पार्टी पे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेकर के करूंगा। देखिए पीछे आपके घोषणा पत्र लिखा हुआ है, आज घोषणा कर ही दीजिए कि अखिलेश यादव इस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपसे कहा कि पार्टी तय करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ा चुनाव होने जा रहा है और बड़े चुनाव में हर जगह रहना भी है, इसलिए कि चुनाव लड़ाना जरूरी है कि लड़ना जरूरी है, ये पार्टी एक बार राय बना ले। पर ये तय है कि अखिलेश यादव इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपसे कहा कि पार्टी तय करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत घुमा गया आप जलेबी की तरह। एक तस्वीर आई, अखिलेश यादव सड़क के इस पार से निकलकर अपने चचा शिवपाल यादव के घर पहुंच गए, उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बात इसके आगे क्या है वो हम जानना चाहते हैं।
सभी दलों से जिनसे मेरा गठबंधन हुआ है। नहीं, यहाँ सिर्फ चचा की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उनका भी एक दल है जी, और उनके दल के लोग भी हैं बड़ी संख्या में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी तरीके से उनको भी मैं शामिल कर रहा हूँ जिस तरीके से और दलों को मैंने साथ लिया है। तो जो जीतने वाले होंगे उन लोगों पर विचार करेंगे, और गठबंधन उनकी पार्टी से हमारा हुआ है। मतलब गठबंधन तय हो चुका है? गठबंधन तय है। उनकी लिस्ट के बहुत लंबी है क्या? नहीं, लिस्ट पे मैं इसलिए चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि गठबंधन करने से पहले मैंने जरूर चर्चा की थी, और जहां सहमति बनी है उसके बाद गठबंधन ने अनाउंस किया है। तो मैं उस तस्वीर को देखता हुआ मिलेगा मुझे वो तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव होंगे, मुलायम सिंह यादव होंगे, शिवपाल यादव होंगे, पूरा परिवार एक साथ चुनाव प्रचार करते हुए? कभी कभी ये मुद्दा भी खिलाफ जाता है हमारे। ये बीजेपी वाले इसी का इंतजार कर रहे हैं। पहले उन्हें चाचा अच्छे लगते थे, लेकिन चाचा हमारे साथ आ गए तो बोले चाचा भतीजा। तो ये बीजेपी वाले मुद्दा बनाना चाहते हैं। कोई मुद्दा नहीं बनेगा, हम सब अपनी अपनी जगह प्रचार करेंगे। अरे ये तो चाचा भतीजा से बात अब्बा जान तक लेके चले जाते हैं, वहां तक पहुंच गई है। क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। लोग चाहते हैं यहाँ पर विकास हो, खुशहाली आए, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगे। कम से कम समाजवादी सरकार में SCL यहाँ आया, एक बड़ी इंस्टीट्यूशन बन गई यहाँ पे। संस्कृति स्कूल जो बना है, दिल्ली में एडमिशन नहीं पा सकते। आपका लखनऊ का संस्कृत स्कूल नहीं चल पा रहा। ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, कम से कम मैचेस आते हैं यहाँ पर। ये रिवर फ्रंट पूरा होता, लखनऊ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में न जाने कितने ट्रॉमा सेंटर बने हैं। वो ट्रांसफॉर्मर सेंटर नहीं चालू हुए। मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन तो करा लिया, लेकिन कबाड़ा बिल्डिंग्स का उद्घाटन किया आपने? राजन चौधरी जी भी हैं, आपके साथ रहते हैं, हिसाब किताब इन्होंने शायद रखा हो। आपको हिसाब किताब याद है कि आपने कितनी पार्टियों से गठबंधन कर लिया है? समाजवादी पार्टी का हाँ। गठबंधन कई दलों से हो चुका है, जिसमें सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, उनके साथ गठबंधन हुआ है। डॉक्टर संजय चौहान जी की एक पार्टी है, उससे गठबंधन हुआ है। राजमाता कृष्णा पटेल जी, उनकी पार्टी से गठबंधन हुआ है। महान दल से गठबंधन हुआ है। चाचा का दल है हमारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उससे गठबंधन हुआ है। RLD से गठबंधन हुआ है। 6 हो गए, सभी दल हैं। ठीक है, अब सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे? 403 है। मैंने आपसे कहा हाँ। कि किसी भी दल से जब गठबंधन घोषित किया है, गठबंधन जब बताया है, उससे पहले सीटों के बारे में बातचीत हो चुकी है। एकदम कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, इधर उधर भिड़ंत तो नहीं होगी? कोई भिड़ंत नहीं होगी, और भिड़ंत के होने नहीं देंगे हम भिड़ंत। आपको याद है बिहार में क्या हुआ था? तेजस्वी यादव के बगल में मुकेश सहनी बैठे थे, सीटों का बंटवारा होना था, और उसी दिन गंडमगोल हो गया। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। और मैंने भी देखा था कि एक डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ बैठे थे, प्रेस किए थे, सुबह प्रेस किए थे, शाम को वो दूसरी जगह बैठे थे। तो ये पॉलिटिक्स में संभव है, लेकिन इस बार संभव नहीं होने वाला जो आप सोच रहे हैं कि कोई दल हमें छोड़ करके चला जाएगा। हमारी कोशिश होगी उन दलों को साथ ला करके एक पॉलिटिकल ताकत बने जिससे कि मुकाबला किया जा सके। आपको पूरा यकीन है सब एकदम मुट्ठी बन के रहेंगे आपके साथ, एकता से, ताकत से? ये दल सब साथ रहेंगे। मतलब इधर उधर सीट को लेकर बात नहीं बिगड़ेगी? इस तरह की खबरें आती रहती है ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाल ही में अभी सभी दलों को लेकर के बैठक भी हो चुकी है। 2 तारीख को जिलों में जो पार्टियां हमारे साथ गठबंधन में आई हैं, उनके कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में बैठक हो चुकी है। तारीख का ऐलान करेंगे कि अब तक हम सीटों का बंटवारा कर देंगे? कोई ऐसा मन में होगा आपके? बहुत फ्लेक्सिबल हैं हम लोग, बहुत लिबरल हैं उस चीज़ में। अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो क्या कोई डिप्टी CM भी होगा दूसरी पार्टी का? अभी ये बात नहीं बताई जाएगी, और क्योंकि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है नहीं, वो गुंजाइश रखेंगे। अगर भाजपा 3 कहेगी तो हम 5 कहेंगे, भाजपा 5 कहेगी तो हम 7 कहेंगे। उनके पास ऑलरेडी 2 हैं, तो वो हो सकता है 4 कहें अगली बार, तो हम 8 कहेंगे। वो 8 कहेंगे तो हम 12 बनाएंगे, उसमें क्या बात है? मतलब ये नई परंपरा बीजेपी लेकर के है। और कैसे हैं उनके मुख्यमंत्री, सब स्टूल लिए घूमते हैं। किसका नाम ले रहे हैं आप? 2 हैं। एक तो मेयर थे। हाँ। बताइए, आज तक कूड़ा नहीं खत्म हो पाया लखनऊ का, आज तक गंदगी नहीं खत्म हो पाई। कम से कम गंदगी तो खत्म हो जाती ना। अब जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी तभी गंदगी खत्म होगी। सर, वुमेन विक्टिमाइजेशन से रिलेटेड, यानी कि मतलब जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, सभी पार्टी योजनाओं पे बात करती हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे बात करती हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है वुमेन एम्पावरमेंट, जिस पे जल्दी से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में कोई बात नहीं करता।
समाजवादी पार्टी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करेगी? नहीं, अगर आप पे कोई सुझाव हो सहमत हो सकते हैं हम उससे के लिए। जहाँ तक भागीदारी उनको देने की बात है एम्पावरमेंट की, समाजवादी पार्टी में सरकार में लगातार कोशिश की है, और जहाँ कहीं चुनाव लड़ने वाली भी अगर हमारे यहाँ रहीं जिन्होंने अच्छा क्षेत्र बनाया है उनको भी मौका दिया है, और जो योजनाओं से जहाँ उनकी भागीदारी हो और उनका एम्पावरमेंट कर सकें वो भी किया। सुरक्षा को लेकर भी 1090 दिया था, आशा ज्योति केंद्र बनाए थे। नवलकांत का एक और सवाल है। आपने बसपा से गठबंधन किया, देख लिया उसका हर्ष, कांग्रेस संग भी किया, अब आप आरएलडी के संग भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इसका आपको फायदा होगा या किस तरह से आप इसको आंक रहे हैं? देखिए, जब बिजली बनी थी तो न जाने कितनी बार साइंटिस्ट फेल हुए थे बिजली बनाने में, तो ये लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी और एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे जब तक सरकार न बना लें। अखिलेश जी, आपका कांग्रेस से भी गठबंधन रहा और बसपा से भी रहा, क्या अनुभव रहा? क्या उस गठबंधन से सबक लेकर के आप नए गठबंधन बना रहे हैं? मैंने अभी बताया था बिजली बनाने का, थॉमस एल्वा एडिशन को बिजली जब बनानी थी न जाने कितनी बार फेल हुए, अंततः बिजली बनी, वो बिजली दिख रही है हमें आज। तो ये जो अनुभव मिले हैं इन्हीं से हमने सीखा है, इसीलिए क्षेत्रीय दलों को साथ लाया है। क्षेत्रीय दलों की डिमांड कम है, उन्हें सीटें कम देनी हैं, उनके इश्यूज बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, जो हमारे इश्यूज हैं वो उनके इश्यूज हैं। तो कम से कम हमें दिखाई दे रहा है कि हम इनके साथ रह करके और बहुत करीब मिल करके काम कर सकते हैं। उन दोनों पार्टियों से गठबंधन में अनुभव क्या रहा आपका? अनुभव ये रहा है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं करना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव तो जो भी बोलते हैं बिल्कुल सोच समझ के बोलते हैं, आप इस बात को मानते हैं ना? क्या पता नहीं क्या बोलता हूं मैं। नहीं, जो आप बोलते हैं बिल्कुल सोच समझ के बोलते होंगे। मैं तो पूछना, हमारी लड़ाई है यूपी की। हाँ, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, हरदोई की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा जिन्ना, उस जिन्ना को लेके बहुत बवाल हुआ है, अभी भी बवाल थम नहीं रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन्ना राष्ट्रभक्त थे या राष्ट्र बंटवारा करने वाले थे? नहीं, घुमाइएगा नहीं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबसे ज्यादा चिंता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके सबसे सीनियर नेता, उन्होंने क्या कहा था, और उन्हीं के एक नेता ने किताब लिखी है, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों से सवाल करने से पहले वो किताब पढ़ें और उनके सबसे बड़े लीडर ने क्या कहा। जो मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा एक संस्था से पढ़ करके लोग आए और एक का रास्ता क्या था और एक का रास्ता क्या है। आप आडवाणी जी का जिक्र कर रहे हैं जी, नेताजी भी उनका जिक्र करते थे, याद है ना, पार्लियामेंट वाली स्पीच का। पर मैंने बीजेपी के हवाले से इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो अखिलेश यादव की बात सुनना चाह रहा था। नहीं, मेरा यही जवाब है। मैंने ये कहा कि जिन लोगों को मैंने लिया नाम, मैंने कहा सभी संस्थाओं से पढ़ करके आए हैं, और एक का रास्ता देश को बंटवारे का था और एक का रास्ता देश को जोड़ने का था। मेरे कहने का मकसद ये था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो महान पार्टी है ना। हिटलर के ज़माने में तो एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था, ये पूरी सरकार प्रोपोगेंडा पे चल रही है। और अभी आपने प्रोपोगेंडा नहीं देखा? जिस इत्र व्यापारी के यहाँ छापा मारा, जिसके यहाँ दीवालों में पैसा निकला, जाने कहाँ कहाँ पैसा निकला, उसके लिए आज भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये समाजवादियों का है। तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो उससे? अच्छा, एक बात बताइए, AIMIM के हैं असदुद्दीन ओवैसी, 2017 में बहुत चुनाव नहीं लड़े थे, इस बार लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, आज भी रैली है, लगातार करते हैं। उनकी वजह से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा, कुछ कैलकुलेशन किया है आपने? समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के जा रही है और समाजवादी पार्टी अपने काम को जनता के बीच में रख रही है। समाजवादी पार्टी का एक अपना संगठन है और समाजवादी पार्टी की एक अपनी विचारधारा है, उसको लेकर के जा रही है। किस दल से गठबंधन करना है नहीं करना है, ये पार्टी का अपना हमारा फैसला है, और राय मशवरा करके के जहां तक सवाल उनके दल से है, उनके दल से समाजवादी पार्टी का कोई समझौता नहीं हो रहा। तो आप 6 से कर लिए तो वो क्यों अछूत हैं? उनका ट्रैक रिकॉर्ड और स्टेटमेंट कई बार ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाते हैं। मतलब आप भी वही बात कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम वाली? मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन बीजेपी ज़्यादा बेहतर समझती है। बहुगुणा जी का एक और सवाल है।
कि आपने अभी अयोध्या के ट्रस्टों को लेकर के और मीटिंग्स में भी तमाम आरोप लगाए हैं इस सरकार पे, वर्तमान सरकार, योगी सरकार पे। तो क्या आप अपनी सरकार बनने के बाद इन सब मामलों की जांच कराएंगे? समाजवादी सरकार बनती है तो जांच तो ऑर्डर की है इस सरकार ने भी। इस सरकार ने भी स्वीकार किया है कि कोई गलती हुई है, इसलिए जांच ऑर्डर की है। सबसे पहला काम ये होगा कि रजिस्ट्री कैंसिल होनी चाहिए उन लोगों की, अधिकारी और जिन्होंने वहाँ पर ज़मीन ली है। वहाँ भगवान श्री राम के मंदिर के लिए जगह है, तो उन्हीं का मंदिर और अच्छा कैसे बने और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ साथ और क्या हम सहूलियत लोगों को देंगे, उसके लिए काम हो। लेकिन ये लोग जो कब्जा करना चाहते हैं, जो रजिस्ट्रियों में लूटना चाहते हैं, कम से कम उसकी जांच की रिपोर्ट सरकार लाएगी अब, क्योंकि जांच कर ही रही है सरकार। सरकार ने भी जांच ऑर्डर की है, इसका मतलब सरकार ने स्वीकार किया है गलती हुई है सरकार से, पार्टी जानबूझ कर उठा। बस आखिरी सवाल, ये चुनाव मंडल पे होगा, कमंडल पे होगा? चुनाव उत्तर प्रदेश की खुशहाली और विकास के लिए होगा। अखिलेश जी, आप हमारे कार्यक्रम घोषणा पत्र में आए, इतना वक्त दिया चुनाव प्रचार के बीच में भी निकाल करके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के घोषणा पत्र में हमारे मेहमान थे अखिलेश यादव। फिर अगले एपिसोड में हम किसी और खास मेहमान को लाएंगे और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।